नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून पर जारी विवाद के बीच मंगलवार को बिहार विधानसभा परिसर में सीएम की चैम्बर से थोड़ी दूरी पर शराब की खाली बोतलें बरामद की गई। शराब की बोतलों के मिलने के बाद बवाल मच गया। सीएम नीतीश कुमार ने भरे सदन में इसे बर्दाश्त से बाहर की बात कहकर जांच के आदेश दिए हैं। आदेश जारी होने के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण और पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल पुलिस की टीम के साथ विधानसभा परिसर पहुंचे थे और मामले की जांच में जुट चुके हैं। आपको बताते चले, इस दौरान डीजीपी कचरे की ढेर के बीच शराब की सुराग तलाशते दिखाई दिए। इस संबंध में मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने कहा है कि प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि किसी मकसद के तहत शराब की खाली बोतलों को यहां पर रखा गया। उन्होंने आशंका जताई है कि सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद किसी ने बोतल रखने का काम किया होगा। सुरक्षा में चूक के सवाल पर उन्होंने कहा कि चूक कहना उचित नहीं होगा क्योंकि बोतल कोई जीवित प्राणी नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं आपको बताते चले, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने कहा है कि जांच शुरू कर दी गई है। जिस जगह पर शराब की खाली बोतलें मिली है वहां सीसीटीवी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जांच शुरू कर दी। पूरे मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपको बताते चले, बोतल को जांच के लिए एफएसएल भेज दिया गया है और इसकी रिपोर्ट आने का अब सभी को इंतजार। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में सुशासन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून की पोल खुलना अभी भी जारी। मंगलवार को जिस तरीके से विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली, उससे यह साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी कितनी सफल है। विधानसभा परिसर में मिली शराब की खाली बोतल को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। मंगलवार को ट्वीट कर चिराग पासवान ने लिखा, कानून बनाकर बढ़िया बनिए, फिर उसे असफल कर लाभ लीजिए। नीतीश जी बिल्ली से दूध की रक्षा करवाते हैं, फिर पूछते हैं करेगा नहीं। जहां शराबबंदी कानून बना वहीं बिखर गया। दुल्हन के कमरे में आपको बता चले, पुलिस भेजकर आम जनता के सम्मान से खेलने वाले सीएम बताएं कि अब पुलिस किसके कमरे में जाएगी। चिराग पासवान की पार्टी ने शराबबंदी को लेकर के पाठक पर भी सवाल उठाया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सा मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने कहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा इसी मंदिर में शपथ ली गई थी कि कानून बना के जिस घर में शराब की बोतल मिलेगी उसे सील कर दिया जाएगा। घर के मालिक को जेल भेज दिया जाएगा। तो क्या इस लोकतंत्र के मंदिर को सील नहीं किया जाना चाहिए? इस मंदिर के जो पुजारी हैं, क्या उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? के पाठक ने पुजारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया अब तक? कृष्णा सिंह कल्लू ने बताया है कि इस मामले में बिहार के राज्यपाल से एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा। जिस तरीके से विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली, वैसे में इस मंदिर के पुजारी को सस्पेंड करना चाहिए और मुकदमा भी दर्ज कर जेल भेज देना चाहिए। तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के तीसरे दिन के दौरान बुधवार को मंत्री जयंत राज की आपको बता चले बोलती बंद हो गई। मंत्री की बोलती बंद कराने वाले और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक संजय सरावगी थे। दरअसल सहयोगी दल के विधायक सरावगी ने सदन में सवाल किया था कि दरभंगा के आरईओ के अधीक्षक अभियंता पैसे के साथ अगस्त महीने में ही मुजफ्फरपुर पुलिस के हाथों पकड़े गए थे। उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई और लगभग 67 लाख रुपए जो थे वो बरामद किए गए थे। फिर भी आपको बता चले, वो अभी तक पद पर बने हुए। बीजेपी विधायक ने पूछा कि क्या अधीक्षक अभियंता की पहुंच ऊपर तक थी, इसी वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भ्रष्ट इंजीनियर को बचाने पर किए गए सवाल पर ग्रामीण कार्य विकास विभाग के मंत्री जयंत राज की बोलती बंद हो गई और वे इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। मंत्री को फंसता देख आसपास बैठे मंत्री जमा खान, सुमित सिंह और आलोक रंजन उनकी मदद के लिए अपनी सलाह देते दिखाई दिए। इस बीच मंत्री ने केवल इतना ही कहा कि वे छुट्टी पर चले गए थे। अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इधर देखते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस मामले पर एक साथ हो गए और सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया गया। हंगामा देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नियमन दे दिया है कि सदन की संयुक्त कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी, तब जाकर सदन में हंगामा शांत हुआ और कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। तो शराबबंदी वाले बिहार के सुपौल जिले में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत संचालित एम्बुलेंस से शराब की तस्करी का मामला सामने आया। जिले के आपको बता चले, सदर थाना की पुलिस ने मंगलवार को क्षेत्र के परसरमा गांव के वार्ड 4 में दीपक साग के दरवाजे पर शराब से लदी एम्बुलेंस बरामद कर ली है। वाहन में कुल
173 बॉटल अंग्रेजी शराब मिली है। दरअसल परसरमा गांव के चौकीदार श्रीजी पासवान को सूचना मिली थी कि दीपक शाह के दरवाजे पर एक एम्बुलेंस लगी हुई है जिसमें शराब है। सूचना मिलने के बाद चौकीदार सूचना का सत्यापन करने जैसे ही मौके पर पहुंचे तो दो शराब तस्करों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और इस बात की जानकारी चौकीदार द्वारा सदर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को दी गई। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची जहां एम्बुलेंस लगी हुई थी और कई लोग खड़े हुए थे। आपको बताते चले, ऐसे में पुलिस ने एम्बुलेंस को जब्त करते हुए दीपक शाह के घर के पीछे की जांच की और इस दौरान कुल 173 विदेशी शराब की बोतलें जब्त कर ली गई। तो बिहार में लागू शराबबंदी कानून की विफलता पर अभी भी बवाल मचा हुआ है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने के बाद ये विवाद और बढ़ गया। विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो उनसे इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। इसी क्रम में आपको बताते चले, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार को तरकीब सुझाई है जिससे एक दिन में शराबबंदी के सफल होने का उन्होंने जो है वो दावा किया। विवादों के बीच पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा, बिहार में सारे विधायक, मंत्री, सांसद, आईएएस, आईपीएस की हर सप्ताह खून की जांच होनी चाहिए। पता चल जाएगा कि शराब की गंगोत्री आखिर बह कहां से रही। एक दिन में संपूर्ण बिहार में असली शराबबंदी हो जाएगी। बिहार सरकार को घेरने के साथ साथ उन्होंने तेजस्वी यादव और विपक्ष को भी घेरा है। पप्पू यादव ने कहा है कि शराब कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष गरीबों के मुद्दों को भटका रही है। आरजेडी विधायक के होटल में शराब मिली थी। उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज शराब की बोतल दिखाने वाले 12 वर्ष की उम्र से ही टेबल पर शराब रखते आ रहे हैं। वो पहले अपना ब्लड जरा सा चेक करा लें। तो बिहार में यूपी के रास्ते पहुंचने वाली शराब की खेप को रोकने के लिए मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मंगलवार को गोपालगंज पहुंचे। अपर मुख्य सचिव ने डीएम और एसपी के साथ यूपी बिहार की सीमा पर समेकित जांच चौकी का निरीक्षण किया है। चेक पोस्ट पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की जांच की, साथ ही यूपी से आने वाली वाहनों की जांच के तरीके को देखा और इस दौरान छोटे बड़े सभी वाहनों की सघन चेकिंग करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। के पाठक ने शराब की तस्करी को 100% रोकने के लिए NH-27 के अलावा गांवों से निकलने वाली पगडंडी सड़कों पर भी चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही हाल के दिनों में शराब तस्करी के मामले में जब्त किए गए वाहनों को दिसंबर तक नीलाम करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को शराबबंदी के जो नियम है उसे मजबूती के साथ पालन करने को कहा गया। निरीक्षण करने के बाद गोपालगंज के सर्किट हाउस में डीएम, एसपी और उत्पाद विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर मद्य निषेध विभाग की देर शाम तक समीक्षा की गई। डीएम नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा यूपी बिहार की सीमा और समेकित जांच चौकी का निरीक्षण किए जाने के बाद निर्देश दिया गया है कि जितनी भी गाड़ियां शराब तस्करी में पकड़ी गईं उनकी दिसंबर तक नीलामी कर दी जाए। साथ ही शराबबंदी के जो नियम है उसका मजबूती से पालन किया जाए। तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले रोज की तरह विधानसभा के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया और सरकार से उसके समाधान की मांग की। इसी क्रम में आपको बता चले, AIM-IM के विधायक और प्रदेशाध्यक्ष अक्सरुल इमाम ने बड़ी मांग की। हाथ में पोस्टर लिए अपने सहयोगी विधायकों के साथ नारेबाजी कर रहे अक्सरुल इमाम ने कहा है कि बिहार के सीमांचल के इलाकों में धारा 371 लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान लिखने वालों ने यह कानून बनाया है कि जो क्षेत्र पिछड़ा हो गया है उसके उत्थान के लिए धारा 371 के तहत विशेष पैकेज दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, देश के कई जगहों पर ऐसा हुआ है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के कक्ष में कर्नाटक के हैदराबाद रीजन में है और नॉर्थ के सभी राज्यों के कोई ना कोई जिलों को विशेष दर्जा प्राप्त है। ऐसे में हमारी मांग है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास कर रहे हैं तो हमारी मांग है कि हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा जा रहा है उसके लिए प्रदेश में धारा 371 की सिफारिश कीजिए और पैकेज दिलवाकर हमारा उत्थान कीजिए। तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए। DDU कोटे से मंत्री बनाए गए जयंत राज बीजेपी विधायकों की टारगेट पर रहे। विधायकों ने ऐसे सवाल किए कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री असहज हो उठे। हालांकि ये सब देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
खींच गए और सदन में तत्काल ही अपने मंत्री के बचाव में खड़े हो गए। उन्होंने सवाल पूछने वाले विधायकों को फटकार लगाई, साथ ही उनसे कामकाज का हिसाब भी मांगा। नीतीश कुमार ने कहा, सवाल उठाने वाले सभी 3 लोग जब मंत्री थे तब क्या व्यवस्था थी, ये भी उनको बताना चाहिए। हमने पहले ही निर्देश दे रखा है कि एमएलए और एमपी सबों को सूचना देनी है, नाम भी शिलापट पर लिखना है। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा को देखते हुए आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि सबसे लंबा भाषण जो दे रहे थे वो खुद ही मंत्री थे, वो अपना हिसाब दे जरा सा। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के विधायक संजय सरावगी के बाद बीजेपी के ही दूसरे विधायक नीतीश मिश्रा ने मंत्री जयंत राज को निशाने पर लिया। उन्होंने विधायकों को उनके क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की जानकारी अधिकारियों की तरफ से नहीं दिए जाने और उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाए जाने का सवाल उठाया। यूडी कोटे के मंत्री को खीरता दे खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार सामने आए और सारी बातें की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के राजधानी पटना से सटे दानापुर में हर्ष फायरिंग में महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतक की पहचान दानापुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 15 के पार्षद डॉक्टर सुजीत कुमार की पत्नी सन्नी देवी के रूप में की गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 लाइसेंसी राइफल, 1 लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई है। वहीं 65 पिस्टल की गोली और 100 राइफल की गोली भी जब्त कर ली गई। गिरफ्तार किए गए सुजीत और पवन आर्मी के एक्स जवान बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 गोली वार्ड पार्षद की पत्नी सन्नी देवी को लगी थी। घटना दानापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर की है, जहां जयमाला के दौरान हवाई फायरिंग करने के क्रम में गोली लगने की घटना हुई। गोली लगने के बाद महिला को घायल अवस्था में राजा बाजार स्थित एक बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखने के बाद जवाब दे दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान के साथ परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के मसले पर वार्ता के लिए दुनिया के शक्तिशाली देशों के वार्ताकार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच चुके हैं। ईरान की नई सरकार परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने से पहले अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाए जाने की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि अमेरिका पहले समझौता प्रभावी करना चाहता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस पर विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, आप इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान परमाणु समझौते पर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बातचीत शुरू हो चुकी है। 5 महीने पहले सस्पेंड हुई ये बातचीत एक बार फिर से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शुरू हुई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि 2015 के परमाणु समझौते के फिर से शुरू होने में बहुत सारी बाधाएं सामने आ सकती हैं। जून में ये बातचीत आपको बताते चले एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई थी। राजनयिकों ने कहा था कि वे एक समझौते पर पहुंचने के बेहद करीब थे, लेकिन अतिरूढ़वादी ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के सत्ता में आने से दृष्टिकोण में अब बदलाव हो चुका है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की क्षमताओं को मजबूत करते हुए कई महीनों तक वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए पश्चिमी देशों की अपील को नजरअंदाज कर दिया। ईरान के लिए अमेरिका के विशेष दूत रॉब मैले ने कहा है कि तेहरान का रवैया वार्ता के लिए अच्छा नहीं। मैले ने इस हफ्ते की शुरुआत में यूएस नेशनल पब्लिक रेडियो को बताया था कि अगर वे परमाणु कार्यक्रम को चालू करने के बेहद करीब पहुंच जाते हैं तो हम निश्चित रूप से आराम से बैठने वाले नहीं हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर पश्चिमी मुल्क उसे संदेह की नजर से अब देखने लगा है। 2015 के परमाणु सौदे को संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में भी जाना गया। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त प्रतिबंधों के बदले उस पर लगाए गए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की पेशकश की, लेकिन ये समझौता तब बिगड़ गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपने देश को इस समझौते से बाहर कर लिया। ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया और अगले साल ईरान ने सौदे के तहत बनाए गए नियमों को तोड़ना भी शुरू कर दिया, अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया और इस तरह ईरान ने अपने तरीके से अमेरिका को जवाब भी दे दिया। हाल के महीनों में ईरान ने यूरेनियम को अभूतपूर्व स्तर तक समृद्ध करना शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने एजेंसी और आपको बताते चले ईरान के बीच विवाद के कई मुद्दों को दूर करने की उम्मीद में पिछले सप्ताह तेहरान का दौरा भी किया था। हालांकि उन्होंने तेहरान से लौटने के बाद कहा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई।
JCPOA वार्ता को खतरे में न डालने के लिए पश्चिमी राजनयिकों ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पिछले हफ्ते की बैठक में ईरान के आलोचनात्मक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कह दिया था। ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हो, लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं हो और वो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके। इजराइल और अमेरिका को कभी भी ये मंजूर नहीं था। ईरान परमाणु समझौतों को परफेक्ट या बिल्कुल सटीक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ईरान के साथ सकारात्मक संबंधों की शुरुआत के लिए इसे एक विकल्प के तौर पर जरूर देखा गया। इसके तहत ईरान के शोध कार्यक्रम को काफी हद तक नियंत्रित किया गया और उसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देने वाली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाया गया। इसके बदले परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। तो अब क्या ये समझौता फिर से अमल में आ सकता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में विशेषज्ञ मार्क फिट्जपैट्रिक कहते हैं कि इस समझौते से जुड़े कुछ लक्ष्यों के लिए अब बहुत कम समय बचा और इस समझौते का मसौदा तैयार होने के बाद से ईरान ने जो प्रगति की है उसके चलते JCPOA अब कम उपयोगी हो गया, लेकिन फिर भी इस समझौते पर विचार और इसके वापसी की कोशिशें हो रही। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी बन जाता है कि आखिर इस समझौते से किस देश को कितना फायदा होने वाला है। आपको बताते चले इस समझौते से किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। IISS के मार्क फिट्जपैट्रिक ने कहा है कि ईरान की अवास्तविक मांगों को देखते हुए JCPOA में वापसी की संभावना कम ही लगती है। अगर समझौता नहीं होता है तो कुछ देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य विकल्प को भी अंतिम विकल्प मानने लगेंगे। मार्क फिट्जपैट्रिक ने कहा है कि अमेरिका और ईरान समझौते में कम से कम शर्तों पर राजी हो सकते हैं, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के साथ कुछ प्रतिबंध भी हटाए जाएं। इसकी सभी कमियों के बावजूद ईरान परमाणु समझौते के फायदे भी हैं। इसके बिना मध्य पूर्व कहीं ज्यादा खतरनाक जगह बन सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।